मेरी गलती नहीं छोड़े मैं
ऑनलाइन वालों आवाज आ रही? तो म्यूट किया ऑनलाइन वालों आवाज आ रही? अच्छा बच्चों, ओके एम जो क्वेश्चन किया था कल हमने, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा ऑनलाइन वालों। ओके एम वाले क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछ लीजिएगा। जी चले फिर, नहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ओके एम वाले क्वेश्चन में? कल जो कह रहे थे क्लास में, तो बी क्यू के में होता है, बी क्यू के वो करवाता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं यार। हाँ बी क्यू के फिर डिस्कस कर लेते हैं, वहां फिर एडवांटेज करते हैं थोड़ा यार। आपने किए, आप कैसे देखोगे? समझ भी आ गया था, सही हो गया। चले बी क्यू के देख लीजिएगा यार, पेज कौन सा था? 56 57। हाँ पेज 56 57। सर ओके वाले में फिक्स कॉस्ट समझा दें। फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट ठीक है, किस पेज में था ओके? पेज 52, पेज 52। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट जरा समझ लें ओके एम में। तो फिक्स कॉस्ट दी थी उसने 530, 562, 596 और 631 ये दी हुई है। हाँ और पॉइंट नंबर 4 में वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट 500,000 पर ईयर करंट प्राइस टर्म्स, फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इज 6%. हाँ 200,000 per year of the fixed cost are development costs that already has been incurred and are being recovered by an annual charge of the to the project. और बेटा वो फिक्स कॉस्ट में कह रहा है 2 लाख क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी हुई है। तो बेटा जो ऑलरेडी जैनुल आबिदीन जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी होती है वो सन कॉस्ट होती है, पास कॉस्ट, वो रेलिवेंट नहीं होती और वो कैश फ्लो उसके एनपीवी के परफॉर्मा में नहीं आएगी। एनपीवी में सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट आनी होती है, ठीक है। तो वो बेटा जो इंकर हो चुकी है वो तो सन कॉस्ट है, वो 2 लाख नहीं आएगा। तो 5 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो बाकी कितनी है? 3 लाख। तो फिर 3 लाख को इन्फ्लेट करना कितने परसेंट? 6%। सही है, यही किया था। चले उसके बाद बी क्यू के वाला क्वेश्चन में देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन है ओके में, और कोई पॉइंट हो गया था बाकी? चले उसके बाद जो अगला है बी क्यू के डिस्कस कर लेते हैं जी। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिक्वायरमेंट थी बी क्यू के की। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी वर्ड टू नियरेस्ट 1000। 13 मार्क्स है, 1 मार्क होगा कमेंट करने का, वो भूलना नहीं है बेटा। 30% 30 से 40% स्टूडेंट्स ये 1 मार्क छोड़ आते हैं और हर क्वेश्चन में यही होता है कि कमेंट करें फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, तो उसका 1 मार्क होता है। तो कमेंट करना है, पॉजिटिव है तो सर्च करना, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करना। 1 मार्क होता है डिस्काउंट फैक्टर से डिस्काउंट करके नेट करने का, और बाकी 11 मार्क्स होंगे कैश नेट कैश फ्लो के। तो देख लीजिएगा बच्चों, बीक्यू के a house building company plans to build 100 houses on a developed site over the next 4 years. The purchase cost of the development side is 4 million payable at the start of the first year of construction. हाँ जी, first day start of the project, the first year of the construction. हाँ start of the first year, start of first year क्या होता है? ईयर 0 में लिखते हैं टाइम वैल्यू मीनिंग अकॉर्डिंग। तो ईयर 0 में ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी कितनी? 4 मिलियन की, ऐसा ही है। आगे वो कह रहा है two types of houses will be built with an annual sales of each house expected to be as follows. ये 2 तरह के हाउसेज हैं, कौन कौन से हैं? स्मॉल हाउसेज हैं और लार्ज। तो ईयर 1 में स्मॉल हाउसेज 15 है और ईयर 1 में लार्ज हाउसेज 7 है। आज ईयर 2 में भी हाउसेज हैं, ईयर 3 के भी है, 4 के भी हैं। बेटा ये सारे हाउसेज ऐड करोगे ना, ये 100 ही बनते हैं, 100 हाउसेज ही बनते हैं स्मॉल और लार्ज मिला के। हाउसेज आर बिल्ट इन द ईयर ऑफ सेल, ईच कस्टमर फाइनेंस
द परचेज ऑफ अ होम बाय टेकिंग आउट अ लॉन्ग टर्म पर्सनल लोन फ्रॉम देयर बैंक। हाँ जी, जो हमारा कस्टमर है वो हमसे घर किस तरह बाय करता है, लोन लेके। भाई वो जितना मर्जी ले, वो पल्ले से पैसे दे, किसी से क्रेडिट ले, वो अब्बा जान से ले, हाँ वो बेगम के पैसे ले, वो जहां से भी ले, हमें क्या, हमें तो पूरे पैसे मिल जाने ना। तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है कि वो किस तरह दे रहा है हमें पैसे, वो जिस तरह मर्जी दे, वो बैंक से लेके दे हमें, या अपनी पॉकेट से दे, या बेगम के पॉकेट से दे, या अब्बा की पॉकेट से दे, हाँ वालदा की पॉकेट से दे, जहां से मर्जी दे, हमें तो पूरे मिल गए। तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं था। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच टाइप ऑफ हाउस इज एज फॉलो। सेलिंग प्राइस की टाइप ये जी $2 लाख और $3,50,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी बताई हुई है, $100,000 और $2 लाख। ठीक है, तो ये वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाँ, और जो साइड की कॉस्ट थी ऊपर, वो जो लैंड ली थी वो 4 मिलियन थी। अच्छा, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इन करंट टर्म्स बिफोर लाइन फॉर सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर ईयर एंड वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन 4.5%। ठीक है बच्चों। तो बच्चों उसके बाद कह रहा है फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 1.5 million पर ईयर इन करंट टर्म्स वुड बी इंकर्ड। These costs, these would not relate to any specific house, but would be for the provision of new roads, gardens, drainage, and utilities. Infrastructure cost inflation is expected to be 2% per year. हाँ जी, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये रेलिवेंट है या नहीं, पहले तो ये होता है। अच्छा, ये कंबाइन है, एक तो ये तो एक कंबाइन है। हाँ, जो अलग अलग थी वो क्या थी, प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन तक अलग अलग रहता है। आगे फिक्स कॉस्ट कंबाइन है पूरे प्रोजेक्ट की। लेकिन ये जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों, ये रेलेवेंट है या नहीं है, ये रेलेवेंट है, ये इंक्रीमेंटल है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे उसकी वर्डिंग से, उसकी इस वर्डिंग से कि यार ये जो फिक्स कॉस्ट है ये स्पेसिफिक किसी हाउस से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक हाउस का तो है भी नहीं ना। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 100 हाउसेज हैं, ऐसा ही है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट है ये किससे रिलेटेड है, गार्डन्स, रोड्स, ड्रेनेज। तो बेटा जब हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो उसमें रोड्स बनानी पड़ेंगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा कि नहीं होगा, गार्डन्स होंगे, हाँ, फिर यूटिलिटीज, वो कोई बिजली शिजली को गैस शैस लेके आनी पड़ेगी सोसाइटी में, नहीं लेके आनी पड़ेगी। तो फिर ये कॉस्ट तो इंकर होनी है ना, और ये कॉस्ट कब इंकर होगी, जब ये सोसाइटी बनाएंगे तो इंकर होगी, अदरवाइज इंकर। तो बेटा ये घर से रिलेटेड नहीं है लिखा हुआ उसने, तो हम घर तो प्रोजेक्ट भी नहीं ना हमारा। हमारा तो प्रोजेक्ट क्या है, एक सोसाइटी है 100 हाउसेज की, और 100 हाउसेज की आप सोसाइटी बनाओगे तो फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो ये रेलेवेंट ही है। और इसकी इन्फ्लेशन कितनी है, 2% डालना। उसके बाद वो कह रहा है BQK pays tax 1 year in arrear at the rate of 30%, और कंपनी कैन क्लेम कैपिटल लॉसेस ऑन द परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट साइट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन बेसिस में लेनी है तो वो 4 मिलियन है, माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ 4 years। आगे वो कह रहा है BQK आफ्टर रियल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, और नॉमिनल कितना है 12। तो बेटा रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, रियल डिस्काउंट रेट भी है, और मनी भी है। तो हमने कौन सा यूज करना है, मनी। और बस ROC है वो तो इसके लिए नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देखें 2 प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज हाउसेस है, क्या है स्मॉल हाउसेस, और फिक्स कॉस्ट सेम है दोनों की, और प्रोजेक्ट का टैक्स शेक्स तो सेम ही होना है। तो फिर हमें कंट्रीब्यूशन का क्या करना पड़ेगा, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग, स्मॉल हाउसेस की अलग से और लार्ज हाउसेस की। तो बेटा पहले क्या करेंगे, स्मॉल हाउसेस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल हाउस की प्राइस कितनी है 350, तो 350, लेकिन वो किसमें है, करंट टर्म्स में है, उसमें इन्फ्लेशन कितनी है 3%, और स्मॉल हाउस 200 है, और उसमें इन्फ्लेशन कितनी है 3%। तो क्या करेंगे 200 इंटू 1.03, फर्स्ट ईयर का आएगा इंटू 1.03, सेकंड का इंटू 1.03 इंटू 1.03, ऐसा ही है। और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100,000 है, और इन्फ्लेशन कितना है 4.5%। तो 100,000 इंटू 1.045 फर्स्ट का, फिर इंटू 1.045 सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, हाँ, माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा स्मॉल हाउसेस का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्मॉल हाउसेस। 1 के कितने हैं 15, फिर 20, फिर 15 और फिर 5, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन स्मॉल हाउसेस का। अब इसी तरह अलग से कैलकुलेट करेंगे लार्ज हाउसेस का भी कंट्रीब्यूशन, लार्ज हाउसेस की प्राइस माइनस लार्ज हाउसेस की वेरिएबल कॉस्ट, इन्फ्लेशन ऐड करके कंट्रीब्यूशन आएगा इनटू लार्ज हाउसेस के यूनिट्स, हाँ, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो फिर ईयर 1 का स्मॉल हाउसेस का कंट्रीब्यूशन को
ईयर 1 के लार्ज हाउसेस के कंट्रीब्यूशन के साथ क्या कर लेंगे, ऐड, तो वो ईयर 1 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ईयर 2 के स्मॉल हाउसेस के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेंगे ईयर 2 के लार्ज हाउसेस के कंट्रीब्यूशन के साथ, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ईयर 2 का। सही है, इस तरह 3 का 4 का आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1500 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02। हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे। फिर टैक्स माइनस करेंगे 30%, फर्स्ट ईयर का सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, और फोर्थ का फिफ्थ में। फिर टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉसेस आएगी। तो बेटा स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन पे लेना, उसने लिख दिया हुआ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 मिलियन है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 4, तो 1 मिलियन पर ईयर आएगी डेप्रिसिएशन इनटू 30%, तो 3 लाख। 3 लाख मतलब थाउजेंड्स में करोगे तो 300 सेविंग आ जाएगी ईयर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। लेकिन टैक्स एरियर्स में तो सेविंग भी एरियर्स में होगी, तो फर्स्ट ईयर की सेविंग 300 सेकंड में, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की और फोर्थ की फिफ्थ में आ जाएगी। और उसके बाद फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 0 में 400, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, वर्किंग कैपिटल है नहीं, कैश फ्लोज नेट करेंगे तो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। और डिस्काउंट रेट 9% अप्लाई करूंगा या 12 मनी मेथड कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट भी मनी लेंगे जो 12% है, ऐसा ही है। तो इस क्वेश्चन में एक नई बात थी कि प्रोडक्ट्स क्या थी, 2, और कंट्रीब्यूशन तक अलग अलग डेटा है, तो कंट्रीब्यूशन तक अलग अलग करके फिर ऐड करके आगे बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना था, यही था। अच्छा बच्चों, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो करते हैं अभी, उससे पहले एक और चीज रहती है हमारी, क्योंकि उसके बगैर बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं 50% एमसीक्यूज होने नहीं है। वो क्या है, एन्युटी और परपेचुटी। तो बेटा एन्युटी परपेचुटी आप लोगों ने पहले भी पढ़ के आए हैं F2 में या MA2 में, जो भी पेपर पढ़ा हुआ है, तो वो आज भी देखते हैं। आज हम एन्युटी और परपेचुटी दोनों ही पढ़ेंगे। हाँ, तो एन्युटी और परपेचुटी आप देख लें, और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आज देखने हैं। तो ये दोनों काम आज ही करने हैं, 1.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो टैक्स वाली एडजस्टमेंट भी कराएंगे, मुझे याद रखना, वो भी आती है। लेकिन बच्चों एन्युटी परपेचुअल आप देखिएगा बच्चों, पहले हेडिंग दे एन्युटी की, हेडिंग दे एन्युटी, एन्युटी की हेडिंग दे और लिखिएगा, एन्युटी की हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज for a specified time period, constant cash flows for a specified time period is called constant cash flows for a specified time period is called annuity. Constant cash flows for a specified time period is called annuity. Constant cash flows for a specified time period is called annuity. लिख लिया बच्चों। तो बेटा याद रखिएगा एन्युटी होता क्या है, कैश फ्लोज को एन्युटी बोलते हैं। कैश फ्लोज को, कौन से कैश फ्लोज को, जो कांस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि सेम हो कैश फ्लोज, और किसके लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो कैश फ्लोज कांस्टेंट होते हैं उसको एन्युटी बोलते हैं। और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या हो सकता है, 2 years, 5 years, 10 years, 50 years, 100 years, 200 years, कुछ भी साल होने चाहिए। हाँ, तो कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जब कैश फ्लो सेम हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं। अब एन्युटी में हमने प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है ये देखना है आप लोगों ने। एक छोटी सी एग्जांपल बनाने लगा बच्चों एन्युटी की। ईयर्स और कैश फ्लोज है, ईयर 1 है, 2 है और 3 है। कैश फ्लोज कितने हैं, 1000 1000 1000। और बेटा डिस्काउंट रेट है 10%। डिस्काउंट रेट कितना है। अब बच्चों हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक तरीका तो वही है जो पहले वाला हमने पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह आती है बच्चों, ये जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं 1000 1000 1000, ये फ्यूचर कैश फ्लोज है। जो ईयर 1 के कैश फ्लोज है ये क्या आपके आफ्टर 12 मंथ्स के, ऐसा ही है। फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लोज लिखे हुए कब के होंगे, 31 दिसंबर ऑफ फर्स्ट ईयर, 12 माह बाद के। जो सेकंड ईयर के कैश फ्लोज हैं वो 24 मंथ्स के, ऐसा ही है, लास्ट डे ऑफ सेकंड ईयर। और जो ये थर्ड में लिखे हुए 1000 वो कब के हैं, लास्ट डे ऑफ थर्ड ईयर, 36 मंथ्स के कैश फ्लोज हैं, सही है। तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। तो अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करो, डिस्काउंट फैक्टर से डिस्काउंट कर लो, ऐसा ही है। पुराना वाला मेथड करा रहा हूँ, फिर एन्युटी कराता हूँ। तो डिस्काउंट फैक्टर 10% पे बच्चों, तो ये आएगा 0.909, 0.826 और 0.751। प्रेजेंट वैल्यू आएगी 909, 826, 751।
ऐड कर लें, टोटल कितना बना बच्चों? 2486। तो बच्चों ये जो 3000 फ्यूचर में हमें मिलना है 1000 करके, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2486। अगर डिस्काउंट रेट, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? 10%। तो ऐसा ही है। तो एक तो ये पुराना तरीका है क्या कैलकुलेट करने का? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का। एन्युटी में भी ऐसा ही आ सकती है कि आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन बच्चों अगर 50 ईयर्स आ गए, 60 ईयर्स आ गए, तो फिर तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऐसा ही है। तो फिर हमें एन्युटी से भी करना आना चाहिए, और एन्युटी से करना आना चाहिए क्योंकि एन्युटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो होंगे नहीं फिर आपसे एमसीक्यूज। तो बच्चों अब इसी को अगर मैंने एन्युटी से करना हो, किससे करना हो, तो यही आंसर आना चाहिए। आंसर यही आएगा। एन्युटी वाले फॉर्मूले से करोगे फिर भी प्रेजेंट वैल्यू यही आएगी जो डिस्काउंट फैक्टर वाले फॉर्मूले से आ रही है, 2486 आ रही है। एन्युटी से भी यही आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन एन्युटी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जल्दी। ठीक है। अभी तो 3 इयर्स है, इस तरह भी कर लिया तो खैर है। लेकिन अगर 40 इयर्स आ गए तो इस तरह करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो 40 इयर्स आ जाएंगे तो एन्युटी से जल्दी हो जाएगा। सही है जी। तो बच्चों अब एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू करनी है तो क्या करें? ये देखो, ये 1000 ये कॉम सेम है, ये सेम है। हाँ, इसको कॉमन ले लें, 1000 कॉमन ले लिया मैंने। सही है। अच्छा, अब बच्चों ये क्या है? डिस्काउंट फैक्टर्स है। हाँ, तो डिस्काउंट फैक्टर्स का सम कर लें, इन तीनों को ऐड कर लें जरा। 2.486 डिस्काउंट फैक्टर्स को ऐड कर लें, वो कितना आएगा? 2.486 ही आएगा। हाँ, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर यही नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये प्रेजेंट वैल्यू कितना ही? 1000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर्स का सम, ऐसे करके ये। तो बच्चों ये जो 1000 है, ये क्या है? 1000 कांस्टेंट कैश फ्लोज नहीं है? कांस्टेंट कैश फ्लोज है फॉर 3 इयर्स। तो बेटा ये क्या है? बेसिकली एन्युटी। एन्युटी क्या लिखवाया था आपको? कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो कैश फ्लोज कांस्टेंट है यहाँ पर, 1000 कांस्टेंट कैश फ्लोज है, और कितने पीरियड के लिए? 3 इयर्स, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी है। तो ये एन्युटी नहीं है। तो ये 1000 क्या है? बेसिकली एन्युटी। 1000 क्या है? अब एन्युटी मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है? 2.486 के साथ मल्टीप्लाई हुई है। ऐसे ही है। और ये 2.486 क्या था? डिस्काउंट फैक्टर्स का सम। तो बेटा डिस्काउंट फैक्टर के सम को क्या बोलते हैं? एन्युटी फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर के सम को क्या बोलते हैं? तो बेटा एन्युटी का फॉर्मूला क्या बन गया फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का? एन्युटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। एन्युटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर्स का सम। और इसका फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, 1 - 1 + r रेज की पावर -n/r। सही है बच्चों? 1 - 1 + r रेज की पावर -n/r, ये वही है। 1 + r रेज की पावर -n क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर। तो 1 में से डिस्काउंट फैक्टर माइनस करो, डिवाइड बाय r, तो आपके पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। हाँ जी, देखो 1000 है। अब बच्चों एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे आप खुद से। 1 - हाँ जी 1 + r, r क्या होता है? रेट। तो 1 प्लस रेट कितना है? 10%। तो 1 + 0.1 1.1, यही हो गया। रेस की पावर -3 इयर्स है, डिवाइड बाय 0.1, आर है ना रेट 10%, 0.1। तो बेटा 1.1 रेस की पावर -3, जो भी आंसर आ रहा है 1 में से माइनस करें, डिवाइड बाय 0.1 करें, 2.486 या 7, जो भी आ रहा है यही आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों। तो बेटा एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? और एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 1 + r रेज़ की पावर -n/r। ये हो गया जी क्या? एन्युटी। सही है सर। और बच्चों ये सिंपल एन्युटी है। ये कौन सा एन्युटी है? सिंपल एन्युटी है। और सिंपल एन्युटी स्टार्ट कहां से होते हैं? कैश फ्लोज, एरियर्स में होते हैं ये कैश फ्लोज। कौन से होते हैं? एरियर्स और एडवांस पढ़ा होगा आप लोगों ने। एरियर्स क्या होते हैं? जो पीरियड के एंड पे होते हैं, और एडवांस क्या होता है? जो पीरियड के स्टार्ट पे। तो यहाँ पर कैश फ्लो जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो एरियर्स में। फर्स्ट कैश फ्लो कब है? फर्स्ट ईयर के एंड पर। सेकंड कब है? सेकंड के एंड पर। थर्ड कब है? थर्ड के एरियर्स में पेमेंट्स हो रही है ना, एरियर्स वाले कैश फ्लो या पेमेंट्स है या रिसीव्स हैं, जो भी है। तो कैश फ्लोज कौन से हैं? एरियर्स वाले हैं।
तो नॉर्मल एन्युटी जो होती है वो स्टार्ट कहां से होती है बच्चों? एरियर्स में होती है पेमेंट्स एंड रिसीट्स। तो ठीक हो गया जी। तो बच्चों एन्युटी एन्युटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई बात? एग्जांपल समझ आ गई है? और नॉर्मल एन्युटी स्टार्ट कहां से होती है? ईयर 1 से, मतलब फर्स्ट पेमेंट किसमें होती है? एरियर्स में, फर्स्ट ईयर के एंड पर। ठीक हो गया, ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आ गई है? अब ये जो लेट आते जा रहे हैं आधे घंटे बाद, उनकी मर्जी है फिर। आप उसके बाद अब जरूरी नहीं है बच्चों कैश फ्लोज कांस्टेंट हो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और वो स्टार्ट भी कहां से हो रहे हो? ईयर 1 से स्टार्ट हो रहे हो। एडवांस पेमेंट भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, या एडवांस रिसीट्स भी हो सकती है। हाँ, तो फिर क्या होगा तो देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा एडवांस एन्युटी, एडवांस एन्युटी। हेडिंग दीजिएगा एडवांस एन्युटी। क्या हेडिंग दी है? एडवांस एन्युटी। हाँ, एडवांस एन्युटी लिखिएगा। कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हाँ जी, यहां तक क्या हो गया? यहां तक तो एन्युटी होगी। कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 0, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 0 या स्टार्ट्स बिफोर ईयर 1। बिफोर ईयर 1 क्या होता है? 0 ही होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 0। तो बेटा अगर पेमेंट्स या रिसीट इसमें हो रही हो एडवांस में, पहली पेमेंट कब मिल रही हो? फर्स्ट पीरियड के स्टार्ट में, तो फर्स्ट पीरियड का स्टार्ट क्या होगा? ये 0। सेकंड पेमेंट मिल रही होगी सेकंड के स्टार्ट में, वो क्या होगा? 1। थर्ड पेमेंट मिल रही होगी थर्ड के स्टार्ट में, वो क्या होगा? 2। ऐसे ही होगा। तो अगर एडवांस में पेमेंट्स हो और कौन से पेमेंट्स हो? कांस्टेंट पेमेंट्स हो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, या कांस्टेंट रिसीट्स हो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और एडवांस में हो, तो वो एडवांस एन्युटी हो जाएगी। तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं बच्चों? जरा देखिएगा, पहले पुराने तरीके से करेंगे और फिर न्यू मेथड पे आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेम रख रहा हूं मैं। वही 3 कैश फ्लोज हैं 1000 वाले। हाँ, लेकिन अब पेमेंट किसमें हो रही है? एडवांस में। यही एग्जाम्पल रख रहा हूँ। 1000 3 पेमेंट्स थी 1000 की, लेकिन पहले एरियर्स में थी। पहली पेमेंट थी फर्स्ट के एंड पर, फिर सेकंड के एंड पर, फिर थर्ड के एंड पर। अब क्या है? एडवांस में। तो पहली पेमेंट होगी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में, तो फर्स्ट ईयर का स्टार्ट क्या होगा? 0। सेकंड पे होगी सेकंड के स्टार्ट में, वो क्या होगा? 1। और थर्ड होगी थर्ड के स्टार्ट में, वो क्या होगा? 2। और डिस्काउंट रेट वही है 10%। सही है बच्चों, सेम एग्जांपल है, बस पहले एरियर्स में थी, आप किस में है? एडवांस में। सही हो गया। अब पुराने मेथड से पहले करते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर एन्युटी से करते हैं। ठीक है, पुराना मेथड क्या है? ये कैश फ्लोज क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोज है, तो उसको डिस्काउंट फैक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई। तो डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 10% पे, तो 0 का डिस्काउंट फैक्टर बच्चों 1, 0.909 और 0.826। प्रेजेंट वैल्यू आ गई बच्चों 1000, 909 और 826। कितना है जी? 2735। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये डिस्काउंट फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू 275 आ रही है। और अगर एन्युटी से करेंगे फिर भी यही आएगा, एक आधे रुपए का, 1-2 रुपए का राउंडिंग का डिफरेंस आ जाता है। हाँ, फ्री ले बच्चों, अब क्या करना है? अब हमने करना है इसको एन्युटी से, तो एन्युटी से करते हैं। हाँ जी, 1000 सेम है, कॉमन ले लें। कॉमन ले लिए 1000, और ये डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, डिस्काउंट फैक्टर को सम करने, तो वो आएगा 2.735। यही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये प्रेजेंट वैल्यू किस तरह आ रही है? हाँ जी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.735, यही आ रहा है। तो 1000 क्या है बच्चों? कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, है ना? एन्युटी है ये। तो यहां पे क्या करूंगा? एन्युटी मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, डिस्काउंट फैक्टर के सम को क्या बोलते हैं? एन्युटी फैक्टर। हाँ, अब एन्युटी फैक्टर हमें कितना चाहिए बच्चों? कैश फ्लोज कितने हैं? 3 कैश फ्लोज हैं, 3 पेमेंट्स है।
तो हमें एन्युटी फैक्टर भी कितने ईयर्स का चाहिए? 3 ईयर्स का। कितने ईयर्स का चाहिए? लेकिन वो 3 ईयर्स कौन से हैं? 0, 1, 2। वो अब कौन से 3 ईयर्स है? 0, 1, 2 है। तो बच्चों ये जो एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एन्युटी फैक्टर के साथ। हाँ, डिस्काउंट फैक्टर का सम क्या होता है? एन्युटी फैक्टर। लेकिन जब एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा 1 - 1 + r रेज की पावर -n/r, तो बेटा n नंबर ऑफ ईयर्स है। अब ये ईयर्स कितने आने चाहिए? 3 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लेना है मैंने। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं अगर 3 लूंगा ना, तो वो कौन सा 3 ईयर्स का बताएगा? ईयर 1, 2, 3 का बताएगा। ईयर 1, 2, 3 का बताएगा। और अगर मैं यहाँ पर N2 लेता हूं तो किसका बताएगा? ईयर 1 और 2 का। तो बच्चों मुझे जो 3 ईयर्स चाहिए, मुझे 1, 2, 3 ईयर्स का नहीं चाहिए एन्युटी फैक्टर। मुझे किसका चाहिए? 0, 1, 2 का चाहिए। ऐसा ही है, मुझे 0, 1, 2 का चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा, एन्युटी फैक्टर तो 3 साल का, जितनी पेमेंट्स है उतने साल का आना है। 3 पेमेंट्स है, 3 साल का आना है। अब 3 साल का आना है तो यहाँ पे 3 लूंगा तो वो तो फर्स्ट 3 ईयर्स का आ जाएगा, ईयर 1, 2, 3 का। तो मुझे 1, 2, 3 का नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए? 0, 1, 2 का। फिर मैं क्या करूंगा? मैं पहले 2 साल का एन्युटी फैक्टर लूंगा और उसमें 0 का एन्युटी फैक्टर क्या कर दूंगा? ऐड। और बेटा 0 का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? 1। एन्युटी फैक्टर भी क्या होता है? 1। इसके बाद परपेचुइटी फैक्टर बढ़ेंगे, वो भी क्या होता है? 1। तो ये 0 का डिस्काउंट फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, परपेचुइटी फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सही है। अब एडवांस एन्युटी 3 पेमेंट्स है और एडवांस है, तो खत्म कहां पे होंगी? 2 पे जाके। पहली पेमेंट 0 में हो जाएगी ना, खत्म कहां पे होगी? 2। तो 2 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लेके उसमें ऐड कर दूंगा ये 0 का एन्युटी फैक्टर, और 0 का एन्युटी फैक्टर क्या होता है? 1। तो मैं यहां पर एन्युटी फैक्टर प्लस ये 0 का एन्युटी फैक्टर नहीं लिख रहा, सीधा क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1 करना है फॉर्मूले में। +1 क्या है? 0 का एन्युटी फैक्टर है। हाँ, और बेटा एडवांस पेमेंट हो रही है, तो अगर 3 पेमेंट्स हैं और 0 से स्टार्ट हो रही है, तो खत्म कहां पे हो रही होंगी? 2 पर। तो 2 साल का एन्युटी फैक्टर लेंगे, वो 2 साल का आ जाएगा 1.735, और उसमें 0 का 1 क्या कर लेंगे? ऐड। तो 2.735 आ जाएगा। सही है। तो 2 साल का लेंगे जरा एन्युटी फैक्टर, n+1 कर देंगे और 1 ऐड बाय कर 1.735 या 6 आ रहा होगा, 6 भी लिखने का मसला नहीं, ये आ गया। और इसमें 1 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 2.735। तो फिर 1000 को 2.735 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर एडवांस एन्युटी आ जाए और एडवांस एन्युटी आ जाए और पेमेंट्स हो 6 पेमेंट्स हो, तो खत्म कहां पे होंगी? 5 पर, क्योंकि एडवांस है तो 0 से स्टार्ट होंगी ना, और 6 पेमेंट्स है तो खत्म कहां पे होंगी? 5 पर। तो 5 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लेके उसमें 0 का एन्युटी फैक्टर 1 क्या कर लेंगे? ऐड। बात समझ आ रही है? अगर बच्चों 4 पेमेंट्स है तो खत्म कहां पे होंगी? 3 पर। खत्म कहां पे होंगी? 3 पर। तो 3 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लेके 0 का क्या कर लेंगे? 1 ऐड कर लेंगे। बात समझ आ गई है? तो एडवांस एन्युटी में जो एन्युटी फैक्टर लेना है वो जितनी पेमेंट्स है उससे 1 साल कम का लेना है। 1 साल कम का लेंगे और फिर 0 का उसमें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। बात समझ आ गई है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? अब किसी को मसला पूछ लें। सलमान, आपको भी कोई अगर मसला है तो पूछ लीजिएगा। चलें, ये हो गया जी क्या? एडवांस एन्युटी। तो बेटा एन्युटी क्या थी? जो ईयर 1 से स्टार्ट होती थी। एडवांस क्या थी? बिफोर ईयर 1। और थर्ड क्या होती है? डिलेड एन्युटी। कौन सी? डिलेड या डेफर्ड एन्युटी। हाँ, तो हेडिंग दें जरा डिलेड एन्युटी की। सर जो एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है उसमें -1 या +1 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बस आपने क्या करना है यार, वो फिर और होता है ना वो। मैं कॉमन सेंस से बता दी है कि एडवांस एन्युटी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पेमेंट्स है, तो सेकंड पे जाकर खत्म होगी, तो 2 साल का लेके 1 ऐड कर लेना बाद में। एन क्या होता है? 0 का एन्युटी फैक्टर। बस इतना करें, और क्या करना है? फॉर्मूला क्या और बढ़ाना आपने? +1 करें, -1 करें, बिल्कुल रिटेन ना हमारे। हाँ रिजवान भाई, रिजवान भाई एडवांस है तो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, 10 पेमेंट से तो खत्म कहां पे होगा? 9 पर। तो 9 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लेके
जीरो का एन्युटी फैक्टर 1 क्या कर देंगे, ऐड। ये 1 तो ऐड करना ही करना है, बस एन्युटी फैक्टर क्या लेना है, जितनी पेमेंट्स है उससे 1 साल काम का लेना है आप लोगों ने। चलेंगे उसके बाद अगली हेडिंग क्या देनी है आप लोगों ने, डिलेड एन्युटी। डिलेड एन्युटी लिखिएगा, डिलेड एन्युटी लिखिएगा, कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर अ constant cash flows for a specified time period, constant cash flows for a specified time period, constant cash flows for a specified time period starts after year 1, starts after year, बोले, starts after year 1, starts after year 1। हो गया भाई, चले लिख लिया। तो बेटा डिलेड एन्युटी क्या होती है, कांस्टेंट कैश फ्लोज ही है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एन्युटी तो होनी चाहिए, लेकिन डिलेड एन्युटी क्या होगी, जो ईयर 1 के से बाद में। अब ईयर 1 के बाद स्टार्ट आफ्टर ईयर 1 का मतलब ये नहीं है सेकंड से स्टार्ट हो, सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रही है फिर भी वो डिलेड है, 5th ईयर से स्टार्ट हो रही है तो फिर भी वो डिलेड ही है, 30th ईयर से स्टार्ट हुई है तो फिर भी वो डिलेड ही है। ठीक है सर। तो ईयर 1 के बाद कभी भी स्टार्ट हो वो कैश फ्लोज जो कांस्टेंट हो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सेकंड ईयर से स्टार्ट हो, 5th से स्टार्ट हो, 10th से हो, 50th ईयर से हो, जब भी आफ्टर ईयर 1 स्टार्ट होते हैं तो वो डिलेड एन्युटी ही होती है। ठीक है जी। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, पहले वाली वही 3 कैश फ्लोज, 3 कैश फ्लोज से 1000 के, हाँ, लेकिन लेट से वो स्टार्ट हो रहे हैं 4th ईयर से, लेट से ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6, और 1000। ठीक है बच्चों, वही 3 कैश फ्लोज है 1000 के, और डिस्काउंट रेट भी वही है क्या, 10%। सही जी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले तो वही करते हैं डिस्काउंट फैक्टर वाले फॉर्मूले से, सेम आंसर आएगा। हाँ जी, 4th ईयर की क्या आएगी, 0.683, 0.621 और 0.584, 564, 564। प्रेजेंट वैल्यू आई 836830, 6210, 5640, यही आ गई। ऐड करें कितना बन रहा है, अच्छा ठीक है, वो ठीक है 683 जी, ये आ गया। ऐड कर लें कितने बने ये, 18681 बन गए बच्चों, बन गए। अब ये किस तरह आएगा, कॉमन ले लिया और डिस्काउंट फैक्टर का सम कर लेंगे, आएगा 1.68868, यही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब बच्चों इसके ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, डिलेड एन्युटी के 2 मेथड्स हैं। एक है इजी वाला जो आपने पढ़ा हुआ, पहले वो पढ़ाऊंगा आपको, वो कॉपी नहीं करना आपने। उसके बाद बताऊंगा एक मुश्किल वाला फॉर्मूला, वो मुश्किल वाला फॉर्मूला आपने कॉपी करना, क्योंकि इसके बाद मैंने डिलेड परपेचुइटी भी पढ़ना ना, तो वो मुश्किल वाला जो एन्युटी वाला फॉर्मूला वो उसी से होता है। तो फिर हम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज क्यों करें, क्योंकि वो डिलेड परपेचुइटी जब पढ़ेंगे तो वो वाला फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो फिर एन्युटी का भी हम वही पढ़ लेंगे, ताकि एक ही फॉर्मूला और स्टोरी खत्म। तो बेटा पहले तो मैं वो तरीका बता देता हूँ जिससे आप करके आए हुए हैं, वो कॉपी नहीं करना, वो आसान है कंपैरेटिवली, लेकिन उसके बाद दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम, और दूसरे की लॉजिक भी बता दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, दूसरा भी लॉजिकल है। लो बच्चों, ये प्रेजेंट वैल्यू किस तरह आई, अब ये जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ये लिखना नहीं है आपने, पहले समझा रहा हूँ समझ लें। हाँ जी, ये क्या 1000 एन्युटी है, और इनटू क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर का सामने एन्युटी फैक्टर करना है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि ये एन्युटी फैक्टर कौन सा, तो पेमेंट्स कितनी है बच्चों, 3, तो एन्युटी फैक्टर भी कितना होना चाहिए, 3 इयर्स का ही होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन वो जो 3 इयर्स का होगा
वो जो 3 इयर्स का लेना आपने, वो कौन से 3 इयर्स है? ईयर 4, 5 और 6 है। ईयर 4, 5 और तो बच्चों जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो एन तो 3 आना। तो अगर यहाँ पे मैं थ्री पेमेंट्स है ना, तो एन्युटी फैक्टर तो 3 साल का लेना है। अगर यहाँ पे मैं 3 लूंगा, एन की पावर 3 लूंगा, तो कौन सा 3 इयर्स का देगा? फर्स्ट 3 इयर्स का, ईयर 1 to 3 का। तो मुझे तो 1 to 3 का नहीं चाहिए, मुझको किसका चाहिए? मुझे चाहिए 4, 5 और इन 3 इयर्स का चाहिए। तो इन 3 इयर्स का कैसे आएगा? पहले मैं एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट 6 इयर्स का, फर्स्ट 6 इयर्स का। यहां पे रखूंगा, क्या करूंगा? पावर 6। पहले 6 साल का आ जाएगा, आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 3 साल का चाहिए। कौन से 3 इयर्स का चाहिए? 4, 5, 6। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट 6 इयर्स का एन्युटी फैक्टर, 6 साल का आ जाएगा, और उसमें से लेस कर दूंगा फर्स्ट 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर। तो बच्चों मेरे पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? 4, 5 और 6 वाला बचेगा। तो जब मैं फर्स्ट 6 में से फर्स्ट 3 माइनस करूंगा तो बचेगा कौन सा? 4, 5, 6 के बचेगा, उन 3 साल के बचेगा, और हमें उन 3 साल के चाहिए। हाँ, की बात है। तो पहले तो बेटा हमें 4, 5 और 6 का चाहिए, इन 3 इयर्स का चाहिए। तो क्या करो? पहले फर्स्ट 6 इयर्स का एन्युटी फैक्टर लो। यहाँ पे 6 पुट करोगे, यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 6 इयर्स का आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 इयर्स का आ जाएगा। तो पहले 6 में से पहले 3 का क्या करोगे? माइनस। तो बाकी बचेगा किसका? 4, 5 और 6 का। करें जरा 6 इयर्स का एन्युटी फैक्टर कितना आ रहा है? ले जरा पावर 6, 4.355। और फर्स्ट 3 इयर्स का वो तो वही था, 2.487, 486 जो भी है, माइनस कर लिया, क्या आ गया? 1.8698, एक ही बात है। सही सर, वही आ रहा है। तो 1000 इंटू 1.869 करोगे तो 1869 आ जाएगा। सेम आ रहा आंसर। तो ये वाला मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिलेड एन्युटी का। हमने नहीं पढ़ा ये। अब आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है? आपका भी आंसर वही आएगा, 1867 या 68 या 69, 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, 1-2 रुपये। हाँ, आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ना है डिलेड एन्युटी का, वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर। और बेटा एन्युटी फैक्टर क्या लेना है आपने? अगर 3 पेमेंट्स है तो 3 साल का ले लेना है, पहले 3 साल का। आपने ये नहीं सोचना कौन सा 3 साल। 3 पेमेंट्स है तो एन्युटी फैक्टर 3 इयर्स का। 5 पेमेंट्स है तो एन्युटी फैक्टर 5 इयर्स का, फर्स्ट 5 इयर्स के। अब आपने ये नहीं सोचना कौन सा 3 साल, बस 3 पेमेंट्स है तो फर्स्ट 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर ले। अभी तक तो ठीक नहीं होगा वो, क्योंकि वो 3 साल तो पहले 3 साल नहीं है, वो तो 4, 5, 6 है। लेकिन आपने पहले 3 साल के लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर of previous year from which cash flows start. From which cash flows starts. हाँ जी, एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला याद है ना? 1 + r raised की पावर -n। डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लोज स्टार्ट्स। लिख लें, फिर समझाता हूं, लॉजिक समझाता हूं बाद में। पहले मैं नंबर कैलकुलेट कर देता हूं, आंसर सेम आ रहा होगा जो पहले आ रहा आपका। फिर मैं इसकी लॉजिक भी समझाता हूं, इस फॉर्मूले की लॉजिक भी है, एवी नहीं है फॉर्मूला, ये लॉजिक है इसकी। हाँ जी, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लोज स्टार्ट्स। कॉपी कर लिए? पहले मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा आंसर सेम आएगा। पहले तो एन्युटी कितना है बच्चों? 1000। एन्युटी फैक्टर बच्चों कितनी पेमेंट्स है? 3 पेमेंट्स है। तो बस आप फर्स्ट 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर लेंगे, जो कितना है? 2.487 आ गया, इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट्स। तो बेटा ये वाले कैश फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहे थे? ईयर 4 से। 3 साल के कैश फ्लो थे, स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 4 से। 4, 5, 6 में थे ना, तो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 4 से।
तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर किस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? प्रीवियस ईयर, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट। तो कैश फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? फोर्थ ईयर से। तो डिस्काउंट फैक्टर किसका लेना है? थर्ड ईयर का। तो 1.1 रेज की पावर -3, यही है डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला। 1 + r रेज की पावर -n है ना, तो ये आएगा 0.751, यही आएगा डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट। कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है फोर्थ ईयर से, तो डिस्काउंट फैक्टर किसका आएगा? थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर ले लिए 10%। आ गया? करें सॉल्व। 186768 कर, वही आंसर आ रहा है, सेम आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इस मेथड से भी करोगे, इस फॉर्मूला से भी करोगे तो आंसर सही आएगा आपका। हाँ, अब इसकी मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये नंबर समझ आ गए? एन्युटी फैक्टर 3 पेमेंट थी, पहले 3 साल के लिए मैंने ये नहीं सोचा कौन से 3 साल होंगे, अब 4, 5, 6 का लेना है, किसका लेना है। 3 पेमेंट्स है, 3 साल के ले लिए बस, सीधा फर्स्ट 3 इयर्स के। और फिर डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लोज स्टार्ट। कैश फ्लो स्टार्ट फोर्थ ईयर से हो रहे हैं, तो थर्ड ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अब इसकी लॉजिक क्या है, इस फॉर्मूले की लॉजिक भी समझ लें। आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ। हाँ जी, कैश फ्लो किस किस के हो? ईयर 4 के, ईयर 5 के और ईयर 1000 सेम है, सेम है बच्चों। अब बच्चों मुझे कब की वैल्यू चाहिए? आज की। आज क्या है? फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर 0 की, ऐसा ही है। करते हैं कैलकुलेट। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि मैं हूं फोर्थ ईयर के स्टार्ट पर। मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं किसकी वैल्यू? स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर की। स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में बैठा हूं तो बेटा ये फोर्थ ईयर कौन सा ईयर होगा? ईयर 1। मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, आज की नहीं कैलकुलेट करना चाह रहा। मैं फोर्थ ईयर के, अज्यूम कर ले मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में बैठा हूं। फोर्थ ईयर के, अगर मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में बैठा हूं, मुझे फोर्थ ईयर के स्टार्ट की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में हूं। तो अगर मैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में हूं तो ईयर 4 कौन सा होगा? ईयर 1 होगा। वहां पे बैठ के तो ईयर 1 ही होगा ना, आज से वो चौथा साल है ना, लेकिन स्टार्ट ऑफ ईयर फोर्थ में तो वो ईयर 1 ही होगा। फिफ्थ ईयर क्या होगा? 4 से 5 तक 2 साल हो गए, चौथा साल और 5वां साल 2 साल। और फिर 6 कौन सा होगा? 3 इयर्स। तो फर्स्ट 3 इयर्स ही बनेंगे वो। मैंने क्या किया? 1000 सेम था, तो क्या आ गया? एन्युटी आ गया, इनटू एन्युटी फैक्टर कर दिया। हाँ, और ईयर 4, स्टार्ट ऑफ ईयर फोर्थ में ये कौन सा ईयर होगा? 1, फिफ्थ क्या होगा? 2 और 6 क्या होगा? 3। तो पहले 3 साल बने, तो पहले 3 साल का डिस्काउंट फैक्टर ले लिया 2.487। तो ये आ गया आंसर 2487। ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू आई है फोर्थ पीरियड के स्टार्ट की। तो फोर्थ पीरियड का स्टार्ट कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? आज की। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? तो अब ये वैल्यू आई है फोर्थ पीरियड के स्टार्ट की, ऐसा ही है। और मुझे कब की चाहिए? आज की। ये 0 की, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर की, ऐसा ही है। तो बेटा आज से फोर्थ ईयर के स्टार्ट तक कितने ईयर्स बनते हैं? 3 इयर्स। ईयर 1 कंप्लीट हुआ, ईयर 2 कंप्लीट हुआ और ईयर 3 कंप्लीट हुआ। ईयर 4 का तो स्टार्ट है, ये ईयर 4 की तो फर्स्ट डेट है, ये ऐसा ही है। और वैसे भी ये जो कैश फ्लोज आया है 2487, ये फोर्थ ईयर का स्टार्ट क्या है? तो फोर्थ ईयर का स्टार्ट को कहां पे लिखते हैं? ये 3 में, याद है? तो अब ये फ्यूचर कैश फ्लोज है। अब इसको मैं 0 पे लाने के लिए 3 इयर्स के डिस्काउंट फैक्टर से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ये फ्यूचर कैश फ्लो है, वन ऑफ पेमेंट है ये 2484। हाँ, ये फ्यूचर कैश फ्लो है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स नहीं है। एन्युटी परपेचुइटी काम लगेगा जहां पे सीरीज ऑफ पेमेंट्स होंगी। तो ये 2484 को अब मल्टीप्लाई करूंगा फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर से, तो 0 की आएगी। तो बेटा आज से फोर्थ पीरियड के स्टार्ट तक कितने इयर्स बनते हैं? 3 इयर्स बनते हैं। तो 3 ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी तो वैल्यू कितनी आ गई? 1866। क्या किया? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर और फिर इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। थर्ड ईयर की है ना, कैश फ्लो स्टार्ट होता था फोर्थ से और डिस्काउंट फैक्टर किसका आया? थर्ड का, प्रीवियस ईयर का, फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट। हाँ, तो ये लॉजिक है, लॉजिकली बिल्कुल ठीक वो फॉर्मूला है। तो लॉजिक समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि डिलेड एन्युटी में किस तरह कैलकुलेट करना है? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लोज स्टार्ट। हाँ,
एक क्वेश्चन करके दिखाएं जरा, कैलकुलेट करें खुद से, लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर 10,000 incurred each year. Calculate present value of dollar 10,000 incurred each year for 4 years. Incurred each year for 4 years, starting from year 6. Starting from year 6, and discount rate is 10%. And discount rate is 10%. Current present value very good. तो आपने 1000 का है 10,000 का है? अब मालिक 1000 का है 10,000 का है? प्रॉफिट तो आने तो आ गई। हाँ जी, कर लिया। एक सेकंड सर आ रहा है 5645 1968 भाई ये देखो यार -4 अच्छा 4 years है। हाँ 1968 सर 1968 जी करण जी, लें जी बच्चों सुनिएगा। सर एनुटी के बताई आपने, सर एनुटी बताई थी मैंने, कांस्टेंट कैश फ्लो बताया था मैंने 10,000। जरा देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले एनुटी क्या लिखवाया था? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर 10,000 इनकर्ड ईच ईयर फॉर 4 ईयर। तो बेटा 10,000 कैश फ्लोज जो इंकर होंगे हर साल 4 साल के लिए, तो एनुटी तो वही बनेगी 10,000 इनटू एनुटी फैक्टर। तो बेटा कितनी पेमेंट्स है? 4 पेमेंट्स हैं, तो एनुटी फैक्टर 4 इयर्स का आएगा। तो 4 इयर्स का एनुटी फैक्टर कैलकुलेट करें, 1 माइनस 1.1 रेज की पावर -4 डिवाइड बाय 0.1 कितना आया? 3.168 170 चलो एक ही बात। मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट्स। तो बेटा कैश फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 6th ईयर से, तो डिस्काउंट फैक्टर किसका आएगा? 5th ईयर का। तो 5th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लो, 1.1 रेज की पावर -5 0.621 यही आएगा। करने सॉल्व क्या आया? 19,682 या जो भी 86 आ रहे की बात 86 कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आधा भी सही है भाई। एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम व्हिच कैश फ्लो स्टार्ट्स। तो कैश फ्लो स्टार्ट होता है 6th ईयर से, तो डिस्काउंट फैक्टर किसका लिया है? 5th ईयर का। सही हो गया? समझ आ गई बात बेटा? लास्ट में समझ आ रही? हाँ जी, साइड में लो, समझ आ गई है?
ऑनलाइन मिलो, हो गया। अच्छा बच्चों, अगर ये हो गया ना तो दूसरा तो बहुत इजी है। दूसरे में तो कुछ ज्यादा करने वाली बात नहीं है, और तीनों फॉर्मूला सेम है। जो एन्युटी के फॉर्मूलाज है ना, परपेचुटी के फॉर्मूलाज भी सेम है। बस क्या करना आपने, एन्युटी की जगह पे क्या लिख लेना है, परपेचुटी, बाकी सेम। बस हेडिंग दीजिएगा परपेचुटी। परपेचुटी में लिखिएगा कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, constant cash flows for indefinite time period is called perpetuity. Constant cash flows for indefinite time period is called perpetuity. लिख लिए, constant cash flows for indefinite time period is called perpetuity. बेटा cash flows constant ही होंगे तो फिर ही perpetuity लगनी है। लेकिन perpetuity क्या होती है कि constant cash flows होंगे लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए, indefinite। indefinite time period क्या होता है भाई, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, या लाइफ, जितनी आपकी लाइफ है। जितनी आपकी लाइफ नहीं उतने के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए होता है। आपकी लाइफ के बाद भी तो दुनिया रहनी है कि नहीं रहनी। आपके लिए तो खत्म हो जाएगी लेकिन बाकी लोगों तो है ना। सही है भाई। तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड क्या है, हमेशा के लिए, आपकी जिंदगी के बाद भी। जब तक आपकी जिंदगी है आपके साथ वो ट्रीटमेंट होता रहेगा, उसके बाद जिसको इनहेरिटेंस में मिलेगा उसके साथ, उसके बाद वो जिसको इनहेरिटेंस में देके जाएगा उसके साथ हमेशा के लिए होते हैं। सही है, तो फिर किसी ट्रस्ट को मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी ना किसी को तो मिलना ही है ना, स्वाब मिलेगा। लेकिन स्वाब ज्यादा उसका होता है कि जो आप अपनी जिंदगी में किसी को दे दें। ठीक है, अगर आपने 1 रुपया अपनी जिंदगी में दिया है और 1 लाख रुपया आपने मरने के बाद किसको दिया, तो वो 1 रुपया जो जिंदगी में दिया उसका वर्थ ज्यादा है। ठीक है, बहरहाल क्यों मौलाना साहब, ऐसा है कि नहीं है, वो है कि नहीं है। वो एक साहबी जब फोत हुए थे, उन्होंने कहा था वो खजूरों का उनका कोई गोदाम था, उन्होंने कहा सारी दे देना अल्लाह की राह में, तो बांटी फिर, और एक खजूर बच गई जो खाई दी आज नहीं सकती थी, खराब थी। तो नबी पाक ने जब वो पकड़ी, उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में हमारी ये खजूर भी किसी को दे देता ना तो उसका सवाब ज्यादा था ये सारी खजूरें जो आप बांटती हैं लोगों को। ठीक है, क्योंकि तब आपकी जिंदगी है, आपका उस पर कंट्रोल है, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं किसी को। मुश्किल काम होता है लेकिन आपके लिए। तो वो जो स्टोरी है ना, वो जो इस्लाम है वो दरवेशी वाला इस्लाम है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो देने वो है ना, वो है पूरा मौलवी किसी और तरह के। हाँ, 2 डाले आगे पीछे, हाँ अपने फुल टिशन खाने, तो बहरहाल तो वो, और वो गुजारना बड़ा मुश्किल है वैसे, जिंदगी गुजारना। जो भी है रात को बांट दिया और सो गए, अगले दिन देखी जाएगी अगले दिन क्या। ठीक है जी, बहरहाल मैं दोनों साइड्स हैं। हजरत उस्मान गनी वाली भी है, लेकिन वो भी बहुत कुछ देते थे, लेकिन ये नहीं था कि जब सोते थे उनके बाद कुछ नहीं होता था। लेकिन बाकी भी है, हजरत अली वाली साइड भी है, अबू बकर सिद्दीक वाली भी है, हाँ हजरत उमर वाली साइड भी है, नबी पाक की अपनी साइड है। नबी पाक, हमें तो पढ़ाया गया कि कुछ भी नहीं होता था, हाँ तो ऐसा नहीं है। नबी पाक की जो बेगम थी तो पहली, वो बहुत अमीर औरत थी और सारे पैसे, बहुत अमीर, बहुत पैसे थे उनके पास, लेकिन तभी भी ऐसी ही जिंदगी मिली। तो बहरहाल, लेकिन हमें यही पढ़ाया गया बचपन में कि कुछ नहीं था, हाँ माली तौर पर वैसे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। हजरत खदीजा से शादी करने के बाद तो वो बहुत अमीर लोगों में शुमार होते थे। बहरहाल, तो
परपेचुटी आगे। तो परपेचुटी में क्या कर रहे थे हम, हमेशा के लिए भाई, ठीक है, जब तक आपकी जिंदगी है आपके साथ वो ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद जिसको इनहेरिटेंस में मिलेगी उसके साथ है, ठीक है जी। तो लिखिएगा, तो परपेचुटी लिख लिया, कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड परपेचुटी। अब बेटा इसका प्रेजेंट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सेम फॉर्मूला जो एन्युटी का था। एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर, बस इसका भी फॉर्मूला वही है, बस एन्युटी की जगह पे क्या लिखना आपने, परपेचुटी। तो वहां पे था एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा, परपेचुटी इनटू परपेचुटी फैक्टर। और बेटा परपेचुटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। परपेचुटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, तो मैंने परपेचुटी फैक्टर की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया 1/r। सही है भाई। तो परपेचुटी इनटू परपेचुटी फैक्टर, और ये परपेचुटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1/r। सही हो गया जी। और बेटा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है। और अभी आपको समझाता हूँ, ऐसे हमेशा हो सकता है कि आपको पैसे हमेशा मिलते रहे, हर साल मिले, और कब तक मिले, हमेशा के लिए, मतलब जब तक आपकी लाइफ आपको मिलते रहेंगे, और उसके बाद आपके बाद जिसको इनहेरिटेंस में मिलेगी वो चीज उसको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते रहेंगे हमेशा के लिए, और प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है और लोग करते हैं, ठीक है, दुनिया चलती है इस पर, ठीक है। वो जो पेंशन मिल रही होती है दुनिया को रिटायर हो जाते हैं, पेंशन मिलती है, हर साल मिलती है, कब तक मिलती है, जब तक उनकी जिंदगी है। और उसके बाद ये वाली सरकारी पेंशन नहीं, ये तो मुक जाती है हमारे यहाँ पर, जो पेंशन फंड से मिलती हैं, और फिर उसके बाद वो जिसको इनहेरिटेंस में जाता है उसको मिलने लग जाती है। तो लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000 राम है या हरा है? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू लाल मर रही है। calculate present value of $10,000 incurred each year for indefinite time period. Calculate present value of $10,000 incurred each year for indefinite time period. $10,000 incurred each year for indefinite time period, and discount rate is 10%. And discount rate is 10%. लिख लिया बच्चों, हाँ चले जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, एन्युटी कितनी है बच्चों, 10,000 इनटू, और परपेचुटी, सॉरी परपेचुटी कितनी है, 10,000 इनटू परपेचुटी फैक्टर 1/r। r क्या है, रेट, रेट कितना है, तो बेटा 1/0.1 आया 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 100,000 आ गया। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 100,000 आ गई बच्चों। अब बच्चों ये बिल्कुल प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, मतलब आपको चाहिए, आपको लगता है यार मुझे अगले साल से ना $10,000 चाहिए हर साल, और कब तक चाहिए, हमेशा के लिए, हाँ। तो आप क्या करते हो, आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, $1,00,000 आ रही है। अगर डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, आज आप बैंक में जाओ, बैंक में $1,00,000 डिपॉजिट करवा दो, करवा दिए, कितने परसेंट पर, 10% पर फिक्स करवा दिया आपने, एट द रेट ऑफ 10% फिक्स करवा दिए। अब फर्स्ट ईयर बैंक कितने फंड्स यूज करेगा आपके, 1 लाख, और ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, विड्रॉ करते हो आप इंटरेस्ट इनकम। तो $1,00,000 जमा करा दिया आज आपने, एक साल बाद बैंक आपको कितने इंटरेस्ट देगा उस पर, 10%। $1,00,000 का 10% $10,000 दे देगा आपको, वो आपने विड्रॉ किए, यूज कर लिए। उससे अगले साल बैंक में कितने फंड्स हैं आपके, $100,000 वही है, और उससे अगले साल भी वो कितना इंटरेस्ट देगा, $100,000 का 10% $10,000, वो आप विड्रॉ करोगे, यूज कर लोगे। उससे अगले साल फिर कितने होंगे, $1,00,000, $1,00,000 का 10% $10,000 मिलेंगे, आप विड्रॉ करोगे, यूज कर लोगे, चलता रहेगा जब तक आपकी जिंदगी है। हाँ, लट से एक ही बेटा था, मरे, उसके नाम पे हो गया ट्रांसफर, फिर उसको मिलने लग जाएंगे, उसके बाद आगे जिसको इनहेरिटेंस में मिलता जाएगा उसको मिलता रहेगा। समझ गया बात। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, सही चल रहा है, चलता रहेगा। तो बेटा परपेचुटी में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी परपेचुटी में होती है, तो रिटर्न भी परपेचुटी में मिलता रहेगा आपको। सही है, बैंक ने जो आपसे पैसे लिए हुए हैं 10% पे, वो बैंक ने आगे 13, 14, 15% पे दिए होंगे किसी को, तो वहां से पैसे आते जा रहे हैं, तो बैंक भी बना रहा है पैसे,
हाँ, वो 14% अगर उसने लैंड किए हुए हैं तो 14% आ रहा है, उसमें से 10 आपको दे रहा, 4 वो रखता जा रहा अपने पास। सही है सर, समझ रहे हैं बात? ये हराम है या हलाल है? तो बेटा इंटरेस्ट तो हराम ही है। हाँ, लेकिन ये जो इस्लामिक फंड आए हैं, उनके म्यूचुअल फंड जो आ रहे हैं कुछ, उस पे मौलवी कहते हैं ठीक है, देख लेना, ठीक है, मौलवी से पूछ लेना, ठीक है तो ठीक है सब। वो इस्लामिक बैंक्स में कुछ कहते हैं, लेकिन उसमें फिक्स नहीं होता, उसमें वो चेंज होता रहता है। अच्छा, उसमें फिक्स भी कर लेते हैं, पता नहीं किस तरह कर लेते हैं, फिक्स हो गया तो फिक्स हो। बहरहाल, तो वो जाके पूछिएगा किसी मुफ्ती से, वो आपको बताएगा इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन ये जो इस्लामिक बैंक्स के साथ है ना, कुछ म्यूचुअल उनके जो फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, वो ठीक होते हैं, लेकिन उसमें रेट सेम नहीं रहता, उसमें फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, ये जो फिक्स करा लोगे ये तो बिल्कुल ही रहा है ना, फिक्स हो गया फिर तो उतना नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्या है बच्चों? एडवांस परपेचुटी हेडिंग दे, एडवांस परपेचुटी, एडवांस एडवांस परपेचुटी लिख लिया जी। कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर indefinite time period starting from year 0, starting from year 0, constant cash flows for indefinite time period starting from year 0 लिख लिया बच्चों? अच्छा बच्चों, ये जो एडवांस परपेचुटी है ना, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होती, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ये बकवास चीज है, बस कॉन्सेप्ट है तो पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं होती, कभी। सही है जी? क्यों यूज नहीं होती? अभी लॉजिक समझा देते हैं आपको, समझ भी आ जाएगा। आप कहेंगे ये बकवास चीज है, ऑल दो आपने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होना। पढ़ तो ली, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, सोचा नहीं होना आपने। ये बिल्कुल बकवास चीज है और कभी यूज होती ही नहीं है, कभी यूज नहीं होती, कोई कंपनी यूज नहीं करती। ठीक है, दुनिया में कोई रैशनल इंसान इसको यूज नहीं करेगा, वो कैलकुलेट भी नहीं करेगा प्रैक्टिकली, उसको पता है इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं एन्युटी का परपेचुटी कर लेता हूँ सीधी सीधी, क्यों फायदा नहीं है बताता हूँ इसका अभी। तो बेटा परपेचुटी लिख ली, एडवांस परपेचुटी, कांस्टेंट कैश फ्लोज है इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे? ईयर 0 से। मतलब फर्स्ट पेमेंट कब या रिसीट्स कब होंगी? एडवांस में। फर्स्ट पहली पेमेंट कब होगी? फर्स्ट के स्टार्ट में, सेकंड के स्टार्ट में, थर्ड के स्टार्ट में, हमेशा के लिए होंगी, लेकिन एडवांस हो रही है। हाँ, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला जो एडवांस एन्युटी का था, वही फॉर्मूला। हाँ जी, क्या था? एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1, यही था। और यहाँ पे क्या होगा? परपेचुटी इंटू परपेचुटी फैक्टर प्लस 1। मतलब ये कर लेना, ब्रैकेट में होना ना, परपेचुटी फैक्टर प्लस 1। हाँ, सेम फॉर्मूला। वहां पे एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1 था, यहाँ पे क्या हो गया? परपेचुटी इंटू परपेचुटी फैक्टर प्लस 1। सेम फॉर्मूला है, बस एन्युटी की जगह पे परपेचुटी कर लेना आप लोगों ने। सही होगा बच्चों? अच्छा बच्चों, इसका क्वेश्चन लिखे, सेम क्वेश्चन लिखवाता हूं जो ऊपर लिखवाया है, और आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये प्रैक्टिकली क्यों बकवास है। उसमें बच्चों मैंने $1,00,000 जमा करवाए थे आज, और मुझे हर साल कितने मिल रहे थे? $10,000 मिल रहे थे हमेशा के लिए। ऐसा ही है? अब मैं जाता हूं किसके पास? बैंक वाले के पास। उसको कहता हूँ मुझे $10,000 चाहिए, लेकिन पहले $10,000 कब चाहिए मुझे? एडवांस में। आज चाहिए पहले $10,000। पहले $10,000 कब चाहिए? आज। आज से चालू करो मेरे $10,000, साल बाद से नहीं, आज से करो। पहले बैंक में ऐसे कितने पैसे ले रहा था $10,000 देने के लिए? 1,00,000। 10% पे 1,00,000 ले रहा था ना, बैंक में से 1,00,000 लिए थे, और हर साल मुझे कितना कितना दे रहा था? $10,000 देता जा रहा था, 10% उसका। ऐसा ही है? मैं कहता नहीं पहला 10,000 आज से दो, तो बैंक में से कितने ले लेगा? 1,10,000 ले लेगा। पहले 1,00,000 ले रहा था, अब कितने ले लेगा? 1,10,000 देगा, और उसमें से आज ही आपको 10,000 आपको पे कर देगा उससे 1,10 में से। तो बैंक के पास कितने फंड्स आएंगे? 1,00,000। तो साल के एंड पर 1,00,000 का 10% 10,000 फिर आपको दे देगा। फिर उससे अगले साल क्या होंगे? 1,00,000, फिर उसका 10% 10,000 आपको दे देगा। फिर उससे अगले साल कितने होंगे? 1,00,000, उसका 10% 10,000 आपको।
हमेशा के लिए मिलते रहेंगे बाद में, ऐसा ही है। तो फायदा कोई ना हुआ। वो आपको 10,000 आज से शुरू करने हैं तो पहले वो 1 लाख ले रहा था, आप एक 10 ले लेगा, एक 10 में से 10,000 आज ही आपको वापस कर देगा। तो उसके पास क्या बचा, बैंक के पास 1 लाख। बैंक ने पहले साल कितने फंड्स यूज किए आपके, 1 लाख, तो उसी का 10% आपको देगा। 1 लाख का 10% 10,000 साल के, फिर अगले साल कितने बचे होंगे, 1 लाख, फिर 10%। फायदा हुआ। हाँ, वो क्या कहता है, फायदा होया। हाँ, वो क्या था, मीम नहीं देखी, वो छोटा सा बच्चा कहता है, नहीं देखी, कौन लोग है यार, तुम ना मीम देखी होती हैं ना, तुम कुछ और देखते हो ना पढ़ते हो। हाँ, अच्छा जी, चलिए बात है। कोई फायदा नहीं है इसका, समझ रहे बात, देख लें, चेक कर लें। रमजान में मीम्स क्या कहती है, थोड़ा सा हंस लेता बंदा, मुंह खोल कर ना हंसो, आराम से हंस लो। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन लिखे हैं, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000, calculate present value of $10,000 incurred each year for indefinite time period. Calculate present value of $10,000 incurred each year for indefinite time period starting from year zero. Starting from year zero and discount rate is 10%. बेटा सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, पहले वाले में इस वाले में, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये 0 से, ऐसा ही है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, परपेचुटी कितनी है, 10,000 इंटू परपेचुटी फैक्टर 1/r, 0.1 है प्लस 1, बेटा ये 1/0.1 होगा 10, 10 + 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1,10,000। तो बच्चों पहले वो 1 लाख ले रहा था आपसे, $10,000 देने के लिए हर साल, अब वो आपको चाहिए 10,000 आज से ही, तो वो 10,000 आपसे ज्यादा ले लेगा। पहले 1 लाख ले रहा था, अब 1,10 ले लेगा, और 1,10 में से आपको 10,000 वापस दे दिए, तो कोई फायदा हुआ, तो फिर सिंपल एन्युटी कर लेते हैं। तो इसलिए कभी प्रैक्टिकली यूज होता नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं होता। समझ गया बात, करेंगे बात, चलो सर, फिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है यार, बड़ी चीजें दुनिया में ऐसी जिसका कोई फायदा नहीं लेकिन है, हैं? अच्छा जी, तो बेटा वो बस जब एडवांस वो था, एन्युटी था, तो एडवांस पे फैक्ट्री बता दी कि इसमें एडवांस हो सकता है, लेकिन बना दिया, बाद में पता चला उसको तो फायदा नहीं है। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद अगली बात क्या कहते हैं लास्ट, डिलेड, डिलेड परपेचुटी। डिलेड परपेचुटी या डेफर्ड परपेचुटी एक ही बात है। हाँ जी, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड, कांस्टेंट कैश फ्लोज फॉर indefinite time period starts after year 1, starts after year 1।
हाँ जी, अब भाई लिख लिया, चलो लिख लिए, स्टार्ट्स आफ्टर ईयर 1। बस ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, इसका फॉर्मूला वही है जो उसका था। हाँ जी, वहां पे क्या था, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट, यही था। इसका क्या होगा, परपेचुटी, perpetuity into perpetuity factor into discount factor of previous year from which cash flows start। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में। भैया आप किस बात की ये बेटा कि नहीं, वो तो हमारा भी आ जाएगा 17 जुलाई में हमारा आएगा। हाँ जी, लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा यार। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000, calculate present value of $10,000 incurred each year for indefinite time period, 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 starting from year 3, and discounted is 10%. 645। क्या है 600। हाँ जी, करें।
हाँ जी, हो गए। Yes, sir. क्या है आंसर? 82,600. हाँ, 82,600. 82 600. 82,600। Yes, sir. 82,600 देखते हैं जी। नहीं जी, ये तो किसी का 1,08,000। चले जी, एनुटी परपेचुटी कितनी है? 10,000 Yes, sir. इंटू परपेचुटी वेक्टर 1/r। बेटा ये 1,00,000 आ जाएगा। ये क्या आ गया? 1,00,000 इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच कैश फ्लो स्टार्ट। तो बेटा ये कैश फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? थर्ड ईयर से। तो डिस्काउंट फैक्टर किसका आएगा? सेकंड का। तो सेकंड का डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.826। यही है। Yes, sir. कितना आंसर आया? 82,600. 82,600 आएगा। ये आ रहा आंसर। ये 1,08,000 सलमान साहब, ये नहीं आ रहा। बेटा देखें काम में मसला, फिर देखते हैं इसको। बताएं बताएं जहां पे प्रॉब्लम है। हाँ जी, हो गया। चलें, समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा बच्चों, ये ना प्रैक्टिकली ना बड़ा यूज होता है, ये डिलेड परपेचुटी। डिलेड मैं समझाता हूँ आपको, जरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऐसे ही एग्जाम में तो उतना ही है, बस याद करेंगे फिर हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरह चलता है वो जरा सुन लीजिएगा। और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, वेस्ट में तो यूज होता है। जितने भी पेंशन फंड्स होते हैं ना, वो इस तरह चलते हैं दुनिया में। देखो अभी आप लेट से साल 2 साल जो अभी टाइम आएगा, क्वालिफाई कर लिया आपने और आपने स्टार्ट कर दी कोई जॉब शॉप करनी, तो लेट से 22 ईयर्स में। हाँ, 22 ईयर्स 23 ईयर्स चलो कर लो जो भी है, 23 ईयर्स में आपने जॉब स्टार्ट कर दी, तो पैसे तो आ रहे होंगे ना अभी। अब मसला क्या होता है कि यार कि अभी तो पैसे आ रहे हैं, तो अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और थोड़ी जिंदगी ज्यादा हो गई तो रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद फिर खाना पीना कैसे चलेगा? तो तब भी तो पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, तो लोग क्या करते हैं फिर अपना रिटायरमेंट, हाँ जी, रिटायरमेंट प्लान भी बनाते हैं अपना। हाँ, तो कहते हैं यार अच्छा मैं वो 22 साल 32 ईयर्स काम करूंगा, 32 ईयर्स काम करूंगा, 55 ईयर्स में मैं क्या हो जाऊंगा? रिटायर्ड हो जाऊंगा। सही सर। अब जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पैसे चाहिए अपना काम शाम खाना पीने के लिए। अब कब तक चाहिए पता नहीं, जब तक जिंदगी है। अब जिंदगी कब तक है वो तो पता। तो फिर तो आप एन्युटी में नहीं ना जाएंगे। एन्युटी में तो 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल 40 साल है, ऐसा ही है। तो वो तो एन्युटी में नहीं जाएंगे, फिर किस में जाएंगे? परपेचुटी में। जब तक लाइफ है आपको चाहिए पैसे गुजारा करने के लिए, ऐसा ही है। सही है सर। तो आप कहते हैं यार मेरा गुजारा होगा लेट से $10,000 में गुजारा हो जाएगा साल का। साल का मुझे $10,000 चाहिए। सही है, ठीक है। पहले $10,000 $100 का डॉलर था तो कम थे, अब तो डॉलर भी बढ़ता जा रहा है ना। 200 कितना होगा? 85-90 हो गया, 85 हो गया। 292। पर लेकिन जो बार वो है वो लोग बहुत उनका रेट ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड से करोगे तो और ज्यादा पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से करोगे तो टोटल जो कॉस्ट करेगा ना वो 300 से ऊपर का कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी डालते हैं। स्कैन वाले भी सही करते हैं, पाउंड सारे ऐसे करते हैं। स्कैन वाले क्या, स्कैन वाले लगा सुतरे। करो ना 4 से 5,000 रुपए बाद में 10 स्कैन्स तो बीच में अपना वो हेज करता ना, क्योंकि स्कैन आपसे पैसे स्कैन्स पैसे लेता है आपसे ना काफी दिन पहले, और बाद में जमा कराने होते हैं तो उसमें हो सकता है कि रेट बढ़ जाए, कम हो जाए तो फायदा हो जाएगा स्कैन्स को और, लेकिन बढ़ जाए तो इसलिए वो हेज करने के लिए आपसे पैसे 5-7 रुपए पाउंड के क्या लेते हैं, मार्केट से ज्यादा ही लेते हैं। हाँ, नहीं मिलता। गूगल पे भी। अच्छा तो बात क्या कर रहे थे कि अब भाई बात सुनिएगा,
लेट्स से आपने कहा जी मैं 32 ईयर्स जॉब करूंगा और उसके बाद फिर मुझे रिटायरमेंट है, उसके बाद मुझे $10,000 चाहिए साल के अपने सर्वाइवल के लिए। हाँ, बाद में कोई पाकिस्तान में तो वैसे ही रिटायर होकर बंदा समझता है कि बस खत्म हो गई स्टोरी। हाँ, और दुनिया में रिटायर होने के बाद वो कहते हैं अब लाइफ हमारी शुरू हुई है। तो बड़ा फर्क है। तो बहरहाल, तो पाकिस्तान में जो रिटायर हो जाते हैं ना बंदे, बेटा ये भी ना स्टोरी है, तो डिफरेंट ना रिसर्चेस अगर आप पढ़े तो पाकिस्तान में जो रिटायर हो जाता है ना, रिटायर होकर घर वेला बैठ जाता है, वो जल्दी मर जाता है। और जो रिटायर नहीं होता, काम ही करता रहता है, वो देर से मरता है। और दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो रिटायर हो जाते हैं टाइम पर, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, और जो काम करते रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। उल्टा है। तो जल्दी मरना ऐसा क्यों है? मतलब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मरना है, लेकिन जनरली एक एवरेज लाइफ ज्यादा कम है। तो बेटा यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, जब बंदा रिटायर होता है ना, तो उसने अपनी कोई सेविंग्स नहीं की होती, उसने अपने कोई पेंशन फंड्स वगैरह मेंटेन नहीं किए होते, उसके बाद वो डिपेंडेंट हो जाता है बच्चों पे। सही है सर? और फिर उसको लगता है यार मैं मांग रहा हूँ, बच्चों से खा रहा हूँ, उसकी टेंशन होती है, उसका दिल करता है कुछ करने को, अब वो सोच रहा होता है कैसे पैसे लूँ, कहाँ से मांगू, बच्चों से फिर मांगू, अच्छा नहीं लगता, उसी याद में टेंशनों में मर जाता है जल्दी ज्यादा। बच्चे टोपी गिरा देते। सही है। और जो काम कर रहा होता है वो बिजी रहता है, खुद कमा रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं, ये एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती, तो उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। दुनिया में क्या होता है, जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती हैं और अच्छी खासी, वो जितनी उनकी सैलरी होती है ऑलमोस्ट उतने ही पैसे उनको मिल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खर्चे भी कम हो जाते हैं, आना जाना इधर उधर नहीं है, बच्चे भी फारग हो गए, बच्चे भी अपना अपना कर रहे होते हैं, तो उन्होंने सारे पैसे अपने में लगाने होते हैं। जो पहले पूरी फैमिली चला रहे होते हैं सैलरी में, वो सारे पैसे उन्होंने अपने में लगाने होते हैं। वो आराम से बाबा बाबी बैठ के क्या कर रहे होते हैं, स्पून कर रहे, चिल कर रहे होते हैं। कभी हाँ, कभी किसी मुल्क चले गए हॉलीडेज पे, कभी किसी कंट्री चले गए, कभी अपने मुल्क में किसी जगह पे चले गए। तो वो हॉलीडेज पे ही होते हैं ज्यादा, वो साल में से 4-5 माह हॉलीडेज भी होते हैं। ठीक है जी। तो स्कूल में रहते हैं, चिल है, और उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है, स्ट्रेस फ्री होती है लाइफ उनकी। स्ट्रेस बड़ा ही स्टोरी है, तो उनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होती है, इनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। और जो काम कर रहे होते हैं वो वैसे ही डेफिसिट से जल्दी हो जाते हैं। तो ये दोनों जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें ये डिफरेंस है। सही है सर? According to the study, majority of population die within 5 years after retirement because they have nothing to do. जी सर, ये और ज्यादा पॉपुलेशन है कहाँ पर, थर्ड वर्ल्ड, ये आप इसी रीजन में, मतलब आप ये 3 मुल्क में ला लें, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, आधी आबादी बन जाती दुनिया की। ठीक है, तो बेटा मैं जो स्टडी बता रहा हूँ ना, वो देख, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, वहां पर जो टाइम पर रिटायर हो जाता है उनकी लाइफ ज्यादा होती है, जो काम करता रहता है वो जल्दी मर जाते हैं। हाँ, बांग्लादेश भी चल डालो। तो बहरहाल, तो यही बताना चाह रहा हूँ आपको कैसा होता है, क्योंकि वहां पर स्टडी, और यहाँ पे सारे रीजन में यही है, इंडिया में भी यही हालात है। पैसा कोई नहीं, हो गए रिटायर, बैठे हुए बच्चों पर, बच्चे रोटी खिला देंगे, बस खा लेंगे तो सब। अच्छा जी, तो बेटा इसमें भी वही स्टोरी है। अच्छा, इसमें क्या होती है, मैं जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बनाता हूँ। क्या आपने 32 साल काम करना है, तो 23 में स्टार्ट किया आपने, 32 ईयर्स तक काम करूंगा, 55 के बाद क्या हो जाऊंगा, रिटायर। और उसके बाद मुझे 50, मतलब 33rd ईयर ऑनवर्ड्स, 33rd ईयर ऑनवर्ड्स 32 साल तो काम करना आपने, 32 साल तो पैसे आ रहे हैं, तो आपको हर साल पैसे नहीं चाहिए 32 साल तक, तो 32 साल के बाद आपको पैसे चाहिए अपने लिए, ऐसा ही है। तो फिर आप सोचोगे यार मुझे $10,000 अगर 23rd ईयर से स्टार्ट किया आपने जॉब, और 55th ईयर के बाद 56th ईयर से आपको चाहिए, यानी कि 32 साल आप जॉब करोगे, 32 ईयर्स, तो 32 ईयर्स के बाद आपको पैसे चाहिए। तो आज आप कितने पैसे डिपॉजिट करवा दो बैंक में, कितने डॉलर डिपॉजिट करवा दो कि आपको मिलने लग जाएंगे। अब मर गए तो वो फिर मर गए ना, वो तो यही है ना, प्लान तो प्लानिंग पे, दुनिया तो फिर ऐसे ही है ना, प्लानिंग पे चल रही है ना। वो तो पता कोई नहीं बेटा, वो तो तू कल भी ना आए क्लास में शायद, या मैं ना हूं, वो तो अगले टाइम का भी नहीं पता किसी को।
वास्तव मतलब हकीकत तो यही है। तो जो आया उसने जाना ही सर, कोई यहाँ पर आया नहीं गया। तो बहरहाल तो स्टोरी क्या है कि दुनिया फानी है सर। दुनिया तो फानी है लेकिन समझते काम लोग हैं। दुनिया, मैं भी उनमें ही हूँ, और समझ लें इस चीज को तो दुनिया ठीक हो जाए। तो बहरहाल तो बात क्या कर रहे थे कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर आपको 33rd ईयर ऑनवर्ड $10,000 चाहिए तो आज आपको कितने डॉलर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे? हाँ तो बेटा हारिसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने जिंदगी में काम ठीक की है, वरना ये उल्टा है बेटा। और मेरे जैसे को तो डर ही क्या होता है, रोज मौत याद आती है, रोज का डर लगता है, किया कुछ नहीं, आगे जाके होगा क्या। तो यही मसला है, तो उल्टा ही है। और हमारे जैसे जो एवरेज होते हैं दुनिया में भी एवरेज, तो आगे भी आके हाँ यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, आगे भी आगे के लिए भी कुछ नहीं। और हमें से 99% कौन सा लोग ऐसे ही हैं, मतलब जिंदगी भी एवं गुजर गई बस एवरेज लाइफ। और ठीक है, शुक्र करना चाहिए, वो नहीं कह रहा मैं कि शुक्र है बहुत सारों से बेहतर है, लेकिन ज्यादा लोग एवरेज लाइफ गुजर जाती है और सारा टाइम लगे किस में रहते हैं, अपनी दुनिया को ठीक करने के लिए, और दुनिया भी एवरेज ही गुजर गई। तो ना दुनिया में कुछ हुआ और ना आखिरत के लिए कुछ किया, तो नुकसान ही है ना बेटा अपना। या तो यहाँ पे हो ना मजे से, 10-15 साल टिका के ऐसी हुई हो तो चलो कुछ तो हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ, फायदा सही है सर। प्रीमियम के साथ लगेगा तो बहरहाल तो आगे आ जाए। तो बेटा फिर आपको अगर $10,000 चाहिए, लेट्स से आप 25 साल में शुरू किया, 55 साल 30 साल है, 31st ईयर से चाहिए आपको, तो आज कितने आपको डॉलर्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे कि 31st ईयर ऑनवर्ड्स आपको $10,000 हर साल मिलते रहे? हाँ तो लिखिएगा जरा क्वेश्चन, पहले कैलकुलेट तो करें। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000 incurred each year for indefinite time period, incurred each year for indefinite time period, starting from year 31st, starting from year 31st, and discount rate is 10%, and discount rate is 10%. 5731 कह रहे हैं, बाकी लोग भी कैलकुलेट। हाँ जी, डिस्काउंट रेट पे क्या है 30 साल का? 0.057 ठीक है, 5700 आ गया, 5700 आएगा मतलब सर मैंने ऑर्डर किया था 5730 ओवरऑल। चलो 4 डेसिमल प्लेस तक ले लो, 5700 आ गया, 5730 आ गया। बच्चों ये वैल्यू आ रही है, परपेचुटी इनटू परपेचुअल फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर। हाँ जी, कैश फ्लोज कहां से स्टार्ट होना है? 31st से, तो डिस्काउंट फैक्टर किसका आएगा? 30th ईयर का, तो 1.1 रेज की पावर -30 वो आता है 0.0573, आगे भी कुछ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 57। अब जरा सुनिएगा बच्चों, जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा बच्चों। अगर आज आप बैंक में $5730 डिपॉजिट करवाते हो, $5,730 डिपॉजिट करवाओगे ना आज बैंक में आप, तो आपको बैंक 31st ईयर ऑनवर्ड हमेशा के लिए कितने डॉलर्स देगा? $10,000 देता जाएगा। अब देखो आज आप $10,000 भी जमा नहीं करा रहे, आज कितने डॉलर जमा करवा रहे हो? $5,730 जमा करवा रहे हो। हाँ, लेकिन 30 साल आप बैंक से कुछ लोगे नहीं, 3100 साल से बैंक आपको हर साल
$10,000 देगा। कब तक देगा? जब तक आपकी जिंदगी है, आपको मिलते रहेंगे। सही है सर? Yes, sir. ये तो आप समझे कि आपकी क्या होगी, ये मौज होगी कि हमेशा के लिए पैसे मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? $10,000 मिलेंगे हर साल, हमेशा के लिए, जब तक लाइफ है। और $10,000 भी नहीं जमा कराने पड़े। तो बेटो ये कैसे स्टोरी चल रही है? याद है मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था Yes, sir. और सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ाया था। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इनकम विड्रॉ करते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इनकम विड्रॉ। तो बेटा देखो, आज आप कराओगे $5730 डिपॉजिट। ये आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है। Yes, sir. आज आप $5730 डिपॉजिट करवाओगे तो पहले साल बैंक आपको क्या देगा? 10% इंटरेस्ट देगा उस पर। लेकिन आप विड्रॉ नहीं करेंगे, वो पैसा क्या हो जाएगा? री इन्वेस्ट। वो पैसा री इन्वेस्ट होता रहेगा। कब? कितने साल तक? 30 साल तक। तो 30 साल तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इस पर। 30 इयर्स तक क्या लगेगा इस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 30 साल तो आपने पैसा लेना ही नहीं ना, विड्रॉ नहीं करना। तो बैंक तो आपके पैसे यूज कर रहा है, तो बैंक हर साल के पैसों पर आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। लेकिन वो पैसा क्या होता रहेगा? री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट होता होता, कंपाउंड होता होता, ये जो $5,730 है, ये 30 इयर्स के बाद, आफ्टर 30 ईयर, आपका $1,00,000 बन जाएगा बैंक के पास आपका। ये बढ़ते बढ़ते, इसमें इंटरेस्ट ऐड होते होते 30 इयर्स के बाद आपके बैंक में कितने पैसे होंगे? पूरे $1,00,000 होगा। पूरा $1,00,000 पड़ा होगा। ठीक है? कंपाउंड हो गया, $1,00,000 हो जाएगा 30 साल बाद आपका ये। और उसके बाद 31वें साल से क्या होगा? 31वें साल कितने फंड्स यूज कर रहा होगा बैंक आपका? 1,00,000। तो उसका 10%, 10,000 देगा, वो आप विड्रॉ कर लोगे। फिर उसके बाद 10,000 देगा, वो आप विड्रॉ कर लोगे। अजान हो रही है, जरा सुनिएगा, फिर बताता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा जरा बच्चों। अब देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि ये $5730 जो है, ये 30 साल में बढ़ते बढ़ते कितने हो जाएंगे? $1,00,000। तो बेटा 30 साल बाद की जो वैल्यू होगी, वो कौन सी वैल्यू होती है? फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला लगा लो फ्यूचर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r रेज की पावर n, सिंपल n। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 5730 इंटू 1.1 हो जाएगा, रेज की पावर 30। करो कितना आएगा? 999 को राउंडिंग करके पूरा 1,00,000 बन जाएगा। 99,900 कुछ आ रहा है। हाँ, Yes, sir. 99,900 कुछ डॉलर्स आ रहे हैं। पूरे फिगर्स लेंगे ना तो एग्जैक्ट $1,00,000 आ जाएंगे। तो अब 30 साल बाद आपके बैंक में कितने पैसे हो गए? $1,00,000। तो 31st ईयर में वो कितने फंड्स यूज करा आपके? $1,00,000। तो उसका 10%, 10,000 आपको दे देगा, आप विड्रॉ कर लोगे। 32nd ईयर में कितने होंगे? फिर 1,00,000 होंगे। फिर उसका 10%, 10,000 वो देगा, आप यूज कर लोगे। समझ रहे? तो पहले 30 साल कंपाउंड होगा और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 31st ईयर ऑनवर्ड। समझ रहे बात? तो ये इस तरह से काम चलता है। और मीनवाइल अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा था मर गए, तो बेटा मर गए तो ये जो $5,730 आज आपने डिपॉजिट कराए हैं, अगर 1 साल बाद मर गए तो 1 साल का इंटरेस्ट ऐड होके आपको आपके अकाउंट में पड़ा होगा और वो विरासत में जिसको दोगे उसको मिल जाएगा। और अगर आप 10 साल बाद मार गए तो 10 साल बाद जो फ्यूचर वैल्यू बनी होगी इसके, तो वो मिल जाएंगे आपको। मतलब 10 साल बाद मार गए, ये पैसे जमा कराने के बाद 5730,
तो 10 साल बाद की वो जो वैल्यू होगी इसकी पार्ट 10 करके इतने पैसे बैंक में पड़े होंगे, वो मिल जाएंगे आपकी विरासत में, जिसको मिलने हैं उसको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? ऑनलाइन में लो। तो ये इस तरह से काम चलता है। समझ आ गया बच्चों कॉन्सेप्ट ये वाला? अच्छा, अब बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। याद रखिएगा, जब भी वो कहेगा ना कि इक्विवेलेंट अमाउंट कैलकुलेट करें, 4 साल हमने इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट्स देनी है, इक्विवेलेंट अमाउंट्स आ रही हैं, तो जहां पे भी इक्विवेलेंट अमाउंट्स आ रही होंगी ना, वहां पर आपने 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वहां पे एन्युटी वाली इक्वेशन लगानी है आपने, एन्युटी वाली लगानी है, एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर। तो ये एन्युटी जो होती है ना, वो होती है equivalent payments for 4 years, equivalent payments for 5 years, equivalent payments for 8 years, equivalent payment for 20 years। हाँ, तो ये वाली इक्वेशन लगानी करनी है। और ये वो पूछ रहा होगा आपसे, क्या एन्युटी पूछ रहा होगा आपसे कि इक्विवेलेंट पेमेंट्स 4 साल इक्विवेलेंट पेमेंट्स कितनी होंगी, एन्युटी पूछ रहा है। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, या दी होगी इसने, और एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर वो कहे जी लाइफ टाइम के लिए हमने इक्विवेलेंट पेमेंट्स देनी है, तो फिर परपेचुइटी वाला इक्वेशन लगेगी और उससे आपने परपेचुइटी कैलकुलेट करनी होगी। तो बच्चों ये इक्वेशन यूज होनी है। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपने करने हैं घर से, वो नोट कर लें। एमसीक्यूज बता रहा हूं। और एक और बात, हाँ बच्चों एक और बात, अगर क्वेश्चन में एन्युटी या परपेचुइटी आ जाए, एन्युटी या एमसीक्यू में, और आपको पता है रियल मेथड और मनी मेथड का आंसर क्या होता है, सेम, याद है ना? हाँ, तो अगर इन्फ्लेशन आ जाए ना, तो आपने हमेशा फिर रियल मेथड से करना है। मतलब एन्युटी हो या परपेचुइटी हो और उसमें इन्फ्लेशन हो, तो आपने क्या करना है हमेशा, वो जो एनपीवी कैलकुलेट करनी है वो किससे कैलकुलेट करनी है, रियल मेथड से। किससे करनी है? कैश फ्लोज भी रियल ले लीजिएगा, हाँ, और डिस्काउंट रेट भी रियल। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब आउटफ्लो तो ये जीरो में जो किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो वही है, और वो जो इनफ्लोज है 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, वो रियल ले लेने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगा एन्युटी लगा के, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। बात करके आइएगा, फिर देखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस कौन कौन से एमसीक्यूज जो आप लोगों ने करने हैं। वो एमसीक्यूज हैं जी, एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर, ये नोट करें, ये करके आना है आप लोगों ने, और जो ठीक नहीं होंगे वही कराऊंगा आप लोगों को। 11 करके आना आप लोगों ने। 11 के बाद जी बिल्कुल 12, 13, 14, 18, करता हूं अभी करता हूं, ये क्वेश्चन नोट कर लो। 18 के बाद 20th, ट्वेंटी सिक्स, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है सर, हाँ खेलने हो गया ना, और पाकिस्तान भी करेंगे। 29 हो गया जी, कर ली नोट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस करके आने हैं आप लोगों ने, और वो बाद में बता देता हूँ आप लोगों को। पूछी थी बात हमने बात पूछी थी वो इन्फ्लेशन वाली। बच्चे मैं कह रहा था कि अगर परपेचुइटी आ जाए ना क्वेश्चन में, परपेचुइटी, तो उसमें तो फिर लाइफ टाइम है ना, हमेशा के लिए इन्फ्लेशन। मतलब देखो, वो उसमें अगर इन्फ्लेशन आ जाए परपेचुइटी में, तो वो तो हमेशा के लिए होगी। तो फिर कैश फ्लो उसको मनी किस तरह करेंगे हम, मसला पड़ जाएगा ना, हमेशा के लिए करना। फिर तो परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन वो मुश्किल होता है। तो जब परपेचुइटी आ जाए और इन्फ्लेशन हो ना, तो फिर आपने एनपीवी रियल मेथड से करनी है, फिर मनी मेथड से नहीं करनी। फिर कैश फ्लो को रियल ही ले लीजिएगा और डिस्काउंट रेट भी रियल ले लीजिएगा। तो यार प्रैक्टिकली ना, अब अगर इन्फ्लेशन रेट सेम हो तो फिर तो रियल मेथड से कर लेते हैं, आंसर सेम ही है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट सेम नहीं होती, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन भी होती है ना हर एक की, तो फिर मनी से करना पड़ता है। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चंस आपने एमसीक्यूज घर से करने हैं।
और अब दो चीजें रहेंगी हमारी, एक वो एडवांटेज डिसएडवांटेज और एक टैक्स की एडजस्टमेंट रहेगी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो में हो तो करेंगे। बच्चे ये क्वेश्चंस करके आइएगा, और इसमें ना 4 एक क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी है। इन क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हैं, वो नहीं होंगे शायद, हों भी तो दोबारा आप आंसर देखें और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे तो हों कुछ समझ आ रहा है। तो ये अच्छी तरह से करके आइएगा, और मंडे को फिर इंशाल्लाह करेंगे ये, और फिर आगे चलेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, इसमें 4 सब टॉपिक्स और हैं इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में। एसेट रिप्लेसमेंट, लीज और बाय, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और कैपिटल रैशनिंग। लेकिन वो 4 जो सब टॉपिक्स हैं वो 5 एक लेक्चर्स में हो जाते हैं। तो एक लेक्चर और चाहिए ये खत्म करने के लिए, और 5 लेक्चर्स और, 6 लेक्चर्स और लगेंगे ये खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा ये एरिया, और फिर उसके बाद अगला एरिया स्टार्ट करेंगे। चलें जी, भाई बड़ा मैं